हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में, क्या न्यूज़ आ रही हैं इसके ऊपर और क्या उसका इम्पैक्ट है स्टॉक के प्राइस के ऊपर और क्या फंडामेंटल्स इसके चेंज हो रहे हैं, कितना ये स्टॉक नीचे आया था और कितना ऊपर जा सकता है, कितना इसके अंदर रिस्क है, क्या रिवार्ड दे सकता है, पोर्टफोलियो में हम इसे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कोल इंडिया के बारे में। सब जानते हैं कोल में ये डील करते हैं, ये इनकी वेबसाइट है। और अगर इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप जो है 83,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। डेट जो है 4809 करोड़ की है। डेट टू इक्विटी रेशो बनती है 0.13 की। अगर बुक वैल्यू को देखें तो 60 रुपीज़ का बुक वैल्यू है और 135 के आसपास का इसका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.25 के आसपास की बनती है। डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव है, 8.88% का। फेस वैल्यू 10 की है। ROC रेशो भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 73.1% का है। ROE जो है 57% है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो रेशोज बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तब भी अट्रैक्टिव नज़र आता है और डिविडेंड यील्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो आप देखेंगे 200 DMA के ऊपर जब चार्ट पे ये काम कर रहा है, इसने 4 दिसंबर को इसको क्रॉस किया था 133 के लेवल को 22% की डिलीवरी के साथ। तो उसके ऊपर ये बना हुआ है स्टॉक एक बुलिश मोड में नज़र आता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ पिछले क्वार्टर्स के डिटेल हम देखें तो सेल्स जो है दिसंबर 2017 में जो 21,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, सितंबर में भी ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि बीच में 27,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी मार्च 2020 में। तो बीच में कोविड का इम्पैक्ट था तो जून में डिप हुई है, उसके बाद अगेन ये रिकवर कर रहे हैं। OPM को देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% जो हुआ करते थे अभी भी 19% के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 4300 करोड़ के आसपास थे अब 3900 करोड़ के आसपास के हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे 3000 करोड़ के आसपास जो होता था वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2900 करोड़ के आसपास का है। अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपैरिजन करें तो जो 40,000 करोड़ का इनका सेल्स थी मार्च 2009 में वो 96,000 करोड़ के आसपास की हो गई है मार्च 2020 में। OPM देखें जो 6% के आसपास थे वो 23% के आसपास हैं। नेट प्रॉफिट देखें 2400 करोड़ से इंक्रीज हुआ है 21,000 करोड़ के आसपास का, जो कि मार्च 2019 में 25,000 करोड़ को भी टच किया था। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2,000 करोड़ के आसपास से इंक्रीज होकर 16,000 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। अगर बुक्स पे डेट को देखेंगे तो आप एक निग्लिजिबल आपको नजर आएगा, 2100 करोड़ से इंक्रीज होकर ये 4800 करोड़ के आसपास का है। रिजर्व्स 12,000 करोड़ से इंक्रीज होकर जो है 30,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। एसेट्स देखेंगे तो 62,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,52,000 करोड़ के एसेट्स हैं। तो काफ़ी इंप्रेसिव इनकी बैलेंस शीट नज़र आती है। डेट निग्लिजिबल है, रेशो काफ़ी शानदार हैं, रिजर्व और एसेट्स भी काफ़ी अच्छे इनके नज़र आते हैं। डेटर डे जो है 55 के आसपास हैं, जो कि एक इंक्रीज जो है एक कंसर्न है। डेटर डेज कभी भी इंक्रीज नहीं होने चाहिए। जो पीछे से पेंडिंग पेमेंट्स आती हैं वो पेंडिंग कितने दिन के लिए रहती हैं? 55 डेज के लिए रहती हैं, पहले 20 दिन के आसपास रहती थी। ROC देखेंगे तो 73% के आसपास अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग जो है 66% के आसपास की है। FII का जो स्टेक है 7% के आसपास का है। DII का देखें तो 21% के आसपास का है। गवर्नमेंट का 0.07 और पब्लिक का 4.69% के आसपास का है। तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नज़र आती है। पब्लिक के पास सिर्फ 4.69% का स्टेक है, तो काफ़ी अच्छा ये नज़र आता है। तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी नज़र आती है। ओवरऑल अच्छा है, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता कि इसके अंदर कुछ कमी नज़र आए। बट जो बिजनेस मॉडल है कोल फील्ड के अंदर है वो एक अपने आप में कंसर्न है, क्योंकि जो जितनी पावर से रिलेटेड कंपनी जैसे टाटा पावर है वो जो कोल से चलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि कोल बेस्ड जो होगा वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि PM मोदी ने भी ये अनाउंस किया है कि कार्बन फुटप्रिंट्स को काफ़ी कम किया जाएगा। तो टाटा पावर ने क्लियर कर दिया है कि 2025 तक जो अपना कोल बेस्ड पावर जनरेशन है उसको 60% तक ये कम करेंगे और आने वाले टाइम में धीरे धीरे ट्रांसमिशन करेंगे अपना टोटली रिन्यूएबल पावर के ऊपर, सोलर पावर, रिन्यूएबल पावर जो है क्लीन एनर्जी के ऊपर वो जाएंगे। तो जैसे जैसे कोल की डिमांड कम होगी तो
इस फील्ड के लिए, इस शेयर के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है कि लॉन्ग टर्म में ये कितना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या फिर कितना प्रॉफिट्स दे सकते हैं, क्या इनका फ्यूचर है। और सेकेंडली, जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, पहले कोल इंडिया की मोनोपोली थी, अब धीरे धीरे मोनोपोली भी कम हो रही है और जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसके अंदर लाया जा रहा है, तो सेकेंड फैक्टर ये था कि धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर भी कम होता चला जाएगा और प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं गवर्नमेंट कंपनी से अच्छा काम करते हैं तो मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हैं धीरे धीरे। तो सेकंड कंसर्न इसके साथ ये था। तो अब इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कोल इंडिया अप्रूव्स वेंचरिंग इनटू एल्युमिनियम एंड सोलर पावर वैल्यू चेन। तो ये 24 दिसंबर को एक बोर्ड मीटिंग हुई थी। बोर्ड ऑफ कोल इंडिया ने अप्रूव किया है कि हम एल्युमिनियम सेक्टर और सोलर पावर में अपना वेंचर इन करेंगे। तो ये बोर्ड मीटिंग हुई थी 24 दिसंबर को, उसके अंदर डिसीजन लिया गया था और उसके बाद आप देखेंगे कि सेंटर से इनको अप्रूवल भी मिल गया है। कोल इंडिया 1 लाख करोड़ प्लान टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स गेट्स सेंटर्स नोड। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है 29 दिसंबर की 6:26 के आसपास की। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको नोड भी मिल गया है कि ये गो अहेड कर दिया गया है कि ये वेंचर इन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये कैसे वेंचर इन कर रहे हैं। कोल इंडिया प्रिपेयर्स ₹1 लाख करोड़ प्लान टू डाइवर्सिफाई इनटू एल्युमिनियम एंड सोलर सेक्टर्स। तो Government has approved state-run Coal India ₹1 lakh crore diversification plan to set up 2 aluminium plants in the eastern region, an entire solar module manufacturing value chain, including India's first polysilicon facility to compete with China। आप देख सकते हैं चाइना के साथ जो कंपटीशन है और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, तो उसके अंदर सीधा कोल इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। और इन्होंने 1 लाख करोड़ का एक डाइवर्सिफिकेशन किया है जिसके अंदर कोल इंडिया एल्युमिनियम में भी वेंचर करेगी और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स और सोलर में भी करेगी। तो CIL विल सेटअप 3 स्पेसिफिक purpose vehicles for an amount ₹45,500 crore integrated solar wafer manufacturing facility, 38,000 crore greenfield aluminium project and 23,400 crore aluminium smelting unit with state run NELCO के साथ ये किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी प्लानिंग है ये। जो 3 इनकी सब्सिडरी हैं उनके साथ एक SPV बनाया जाएगा और अमाउंट भी डिसाइड किए गए हैं किस किस टाइप से डिवाइड किए जाएंगे। 1 लाख करोड़ का डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। तो एक डाइवर्सिफाइड जब ये कंपनी हो जाएगी, कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, तो फ्यूचर इसका अच्छा होने की पूरी उम्मीद है। जैसे स्टॉक जिस टेंशन के साथ नीचे जा रहा था कि आने वाला जो कोल की डिमांड है प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से, जब जो पावर कंपनी चल रही हैं वो अपनी डिमांड को कम कर रही हैं, धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक के ऊपर प्रेशर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया गया कंपनी की तरफ से कि वेंचर इन कर रहे हैं दूसरे सेक्टर से जो इनसे रिलेटेड है। इन ऑर्डर टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन, कोल इंडिया हैज़ टू थिंक बियॉन्ड कोल, इट हैज़ टू डाइवर्सिफाई एंड रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन कोल। आप क्लियरली देख सकते हैं कोल सेक्रेटरी अनिल कुमार जैन का कहना है कि जो जीरो एमिशन कोल एमिशन करना है तो कोल इंडिया को दूसरे फील्ड्स में भी सोचना पड़ेगा और अपनी डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी कोल की तरफ से और डाइवर्सिफाई इसे करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोल इंडिया टू कंस्ट्रक्ट 21 एडिशनल ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड रेलवे स्लाइडिंग्स। तो 21 जो है इसके लिए जो एडिशनल ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड रेलवे स्लाइडिंग्स बनाई जा रही हैं, 3370 करोड़ रुपया ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि आगे जाके इनको काफ़ी बेनिफिट्स करेगा। अभी जो इनके पास रेलवे स्लाइडिंग्स है 152 रेल स्लाइडिंग्स हैं, विल गो अप टू 173। ये 21 बनने के बाद ये 173 के आसपास पहुंच जाएंगे 2024 तक, जो कि आगे इनको काफ़ी जो ट्रांसपोर्टेशन है कोल का उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगा। रोड पे जो है डिपेंडेंस है इनकी वो काफ़ी कम हो जाएगी और सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है तो इनकी काफ़ी बेनिफिशियल्स होंगे इनके मार्जिन्स बढ़ाने में और इनके प्रॉफिट्स को बढ़ाने के अंदर। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसके ऊपर बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। सेकेंडली, कोल इंडिया के ऊपर जो टारगेट दिया गया है आज 29 तारीख है, 10:47 का टारगेट है मोतीलाल ओसवाल का, जिन्होंने बताया कि 190 रुपये के टारगेट्स के साथ आप इसके अंदर चल सकते हैं। आप देख सकते हैं 190 रुपये का टारगेट्स इन्होंने दिया है और पूरा का पूरा आगे का एस्टीमेट भी बताया है कि सेल्स किस टाइप से बढ़ सकती है। 2021 का एस्टीमेट क्या है, 2022 का एस्टीमेट क्या है, आपको क्लियरली दिख रहा है 990 से 2022 का एस्टीमेट 1041 के आसपास का बताया है। ईबिटा आपको 219 से 222 के आसपास है और एडजस्टेबल अगर प्रॉफिट की बात करें
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 167 से 154 के आसपास का नज़र आएगा। तो क्लियर इनके अंदर दिखाया गया है कि 190 का टारगेट ये अगेन अचीव कर सकते हैं। बट हमारे टारगेट्स क्या हैं वो भी हम देखते हैं कि क्या स्टॉक किस टाइप से बिहेव कर रहा है। आप देखिए कि इस टाइप से स्टॉक जो है अपने ऊपर से नीचे आता हुआ आपको दिखाई दिया, एक डाउन ट्रेंड के अंदर बिल्कुल स्टॉक आपको दिखाई देगा। डिविडेंड जरूर देता है, वो एडजस्ट होते हैं इसके अंदर, वो देखिए आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। 450 का लेवल इसने यहाँ पे टच किया था जो कि 2015 में बना था। उसके बाद से आप देखेंगे कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही था और रेगुलर ये डाउन ही आ रहा था। तो एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। अब जो न्यूज़ आ रही है, जो फंडामेंटल्स इसके चेंज हो रहे हैं, यहाँ से इसके अंदर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो आप डाउन साइड इसके अंदर क्या बनता है एक बार हम ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड आप देखेंगे तो आप देखिए ये बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर अगेन सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर अगर ये डाउन आता है तो आपको ऑलमोस्ट 130-32 रुपये या 28 रुपये के आसपास का इसके अंदर डाउन साइड बनता है और इसके ऊपर ये अगेन एंड अगेन सपोर्ट ले रहा है। अगर आप ऊपर की साइड के भी रेजिस्टेंस लगाएं तो यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, अगेन इसने यहाँ पर हाई बनाया और इस हाई को इसने जब ब्रीच किया है, आप देखिए इसके ऊपर ही ये अगेन आके सपोर्ट ले रहा है। ये पहला इसका पहले जो रेजिस्टेंस बना हुआ था इसका, ये लाइन जो रेजिस्टेंस थी, जब इसने इसे ब्रेक किया था उसके बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, रिजेक्ट हुआ, अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, रिजेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर फेस किया, रिजेक्ट हुआ और उसके बाद अगेन इस लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है जो रेजिस्टेंस इसका काफ़ी पुराना बना हुआ था। अब आप देखेंगे कि पहली लाइन ये बनती है, इसके ऊपर इसे काम करना चाहिए और सेकंड रेजिस्टेंस लाइन जो है इसकी नीचे जो सपोर्ट लाइन बनती है ये बनती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक किया तो ये सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रहा है। तो धीरे धीरे ये इसके ऊपर चलने लगेगा और ये सपोर्ट लाइन इसकी क्लियरली बनती हुई नज़र आ रही है। सेकेंडली अगर इसके ऊपर हम एक ऊपर के टारगेट्स भी लगाएं तो कैसे ये ऊपर चल रहा है उसे भी हम देख लेते हैं। ये जो हाई बनाया था इसके बाद इसने इस हाई के साथ ये चलता हुआ आप देखिए इस टाइप से ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। आप देखिए नीचे से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इस चैनल के अंदर अब इसने चलना स्टार्ट किया है। यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, पहला सपोर्ट यहाँ पर आता है और सेकंड सपोर्ट इसका नीचे के लेवल पर आता है। तो अब ये जो चैनल है आप देखेंगे इस टाइप से चैनल में ये चलना इसने स्टार्ट किया है। आप देखिए इस टाइप से ये जिगजैग करता हुआ इस चैनल के अंदर चल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट और इसके बाद ये इस टाइप से ऊपर चल सकता है। तो 190 के जो लेवल दिए गए हैं वो आपको बिल्कुल ये दिखाता हुआ नज़र आएगा। जो भी अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आती हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो बिल्कुल इसके अंदर अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक रिट्रेसमेंट लेवल भी हम इसके अंदर देखते हैं कि किस टाइप से इसने रिट्रेसमेंट किया है। जो नीचे से एक स्विंग आया था उसके बाद कितना इसने रिट्रेसमेंट किया उसको भी हम देखते हैं। आप देखेंगे तो जो रिट्रेसमेंट लेवल बनता है आप क्लियरली देख सकते हैं, एक गोल्डन लाइन जिसे बोला जाता है रिट्रेसमेंट लेवल की 61.8 जो लाइन बनती है एक रिट्रेसमेंट लेवल बनती है और इसके ऊपर ही ये स्टॉक जो है बार बार सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद बाउंस करता है। तो ये 61.8 का जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 130 का लेवल बनता है। और अब जो फंडामेंटल इसके चेंज होंगे, जिस टाइप से धीरे धीरे कंपनी ग्रो करेगी, एक जो टेंशन थी कि इसका फ्यूचर क्या होगा वो एक पिछली बात हो जाएगी और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड ही इसकी जो एफडी आरडी से बहुत ज़्यादा है और जो स्टॉक आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा वो एडिशनल होगा। तो इसके अंदर बिल्कुल बना रहा जा सकता है और किसी भी डिप के ऊपर इसे अकोमुलेट किया जा सकता है। आप इसे ट्रेंड को भी हम देख लेते हैं सुपर ट्रेंड लगा के कि ट्रेंड किस टाइप से इसके अंदर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड जो शो कर रहा है बिल्कुल एक अप ट्रेंड में इसे शो कर रहा है, जो कि ट्रेंड शो किया था इसने 5 नवंबर को 115 रुपये के प्राइस पर और अभी भी ये इसे अप ट्रेंड में शो कर रहा है। जो नीचे का इसने दिया है वो 132 के आसपास का इसने लेवल दिया है कि इससे ऊपर अगर स्टॉक रहता है तो एक अप ट्रेंड में रहेगा और ये स्टॉक आपको 200 से ऊपर भी निकलता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। 2 या 3 साल आप इसे दीजिए तो यहाँ से डबल होता हुआ भी आपको नजर आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स इम्प्रूव होंगे और जैसे जैसे जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, अच्छी न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ही डाउन आया हुआ स्टॉक है और अच्छा
मतलब कि डेट फ्री कैश रिच कंपनी है और कैसे भी अपने आप को ये चेंज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इस लेवल पे इसमें बिल्कुल बना रहा जा सकता है और धीरे धीरे नीचे अकोमुलेट किया जा सकता है। तो डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है, अप साइड बहुत अच्छी बनती है। अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और अपनी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आप इसके अंदर और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर बिल्कुल वॉच लिस्ट में लगा के धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।